नमस्कार साथियों, हरियाणा ओल एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो हमने शुरू कर रखा है टॉपिक, तो उसके अंदर गुप्त काल है। इसको जो गुप्त काल है ये हमने देख लिया था। ये हम आज करेंगे गुप्त काल। और जो मौर्य काल था वो हमने कर लिया था, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल वो कर लिया था। तो इसमें आज हम जो गुप्त काल है, गुप्त वास्तुकला है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, जूनागढ़ की जो गुफाएं हैं, बाघ की गुफाएं हैं, वो सारे टॉपिक आज हम इसी में कवर कर लेंगे। स्तूप और जो गुप्त काल के समय जो कुछ एक मूर्तियां मिली थी उनके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका टायर 2 है, उसका जो एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो आप उसके लिए हमने एक 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। तो उसके अंदर इंडिया जीके, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, इन सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनके मिक्स क्वेश्चन है वो चल रहे हैं उसके अंदर। तो आप सभी से जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है, तो वो जाके उस प्ले लिस्ट को देखें। उसके अंदर जितनी भी वीडियो हो चुकी है, 4-5 वीडियो, आप वो सारी की सारी वीडियो देख लें और हर रोज़ नई अपडेट आती रहेगी हर वीडियो की। तो चलिए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जिसके अंदर हमने गुप्त काल का टॉपिक है, गुप्त वास्तुकला, इसको कंप्लीट करना है। जो हमने पहले देख लिया था वो था मौर्य काल और मौर्योत्तर काल, ये दोनों टॉपिक हमने कर लिए थे। और उससे पहले जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में जैसे ही शुरू होता है, तो जो उसके अंदर वास्तुकला का जो परिचय है वो किया था हमने। उसके बाद जो वास्तुकला का वर्गीकरण किया था, जिसमें जो वास्तुकला का वर्गीकरण था उसके अंदर हमारा टॉपिक था हड़प्पाई कला, मौर्यकालीन कला, मौर्योत्तर कला। तो ये तीनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गुप्तकालीन कला, जो गुप्त काल के समय की जो कलाएं हैं वो कर लेंगे। उसके बाद हमारा दक्षिण भारतीय कला, तो ये प्राचीन भारत की जो वास्तुकला थी उससे रिलेटेड टॉपिक थे। तो ये जो जैसे ही प्राचीन भारत हो जाएगा, उसके बाद हम जो मेडुअल इंडिया, मध्य भारत कालीन का जो समय है, मध्यकालीन भारत का, तो उसके अंदर जो वास्तुकला थी जो दिल्ली सल्तनत में या मुगल काल के समय की थी वो सारी देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है गुप्त काल। तो गुप्त काल के अंदर जो गुप्त वास्तुकला है, सबसे पहले हम देखते हैं गुप्त काल। ये जो इसका गुप्त काल के अंदर गुप्त वास्तुकला देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे गुफाएं, अजंता एलोरा गुफाएं, बाघ जूनागढ़ गुफाएं, मंडपेश्वर गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं, चट्टानों को काट कर जिस तरह से गुफाएं बनाई गई थी वो देखेंगे। और जो स्तूप है, स्तूप जो हमें जैसे कि हमने देखा था कि जो मौर्यकालीन समय था, मौर्योत्तर काल था, उसके अंदर जो स्तूप निर्माण का जो कार्य था वो काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गया था। और जैसे ही मौर्यकालीन जो मौर्योत्तर काल था, मौर्योत्तर काल के बाद जो गुप्त काल आया, तो गुप्त काल के अंदर जो स्तूप बनाने का जो यानी स्तूप निर्माण का कार्य वो काफ़ी कम हो गया था मौर्योत्तर काल की बजाय। उसके बाद हम देखेंगे मूर्तियाँ, मूर्तियों के बाद देखेंगे मंदिरों की वास्तुकला, मंदिरों की वास्तुकला, इसके 5 चरण वो देखेंगे हम। लेकिन आज का हमारा टॉपिक मूर्तियों तक रहेगा। कल के टॉपिक में करेंगे हम मंदिरों की वास्तुकला की जो शैलियाँ हैं 5, वो देखेंगे। नागर, द्रविड़, नायक, वेसर, होयसाल, विजयनगर, पाल और सेन शैली। और मंदिरों की वास्तुकला के कितने 5 चरण हैं, और जो शैलियाँ हैं ये सारी हम कल के टॉपिक में देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा मुख्य रूप से वो है गुप्त काल का। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के पास, और चैनल है हमारा हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अंदर इस चैनल का नाम तो हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स है, लेकिन इसके अंदर जो कंटेंट है वो आपका एसएससी एग्ज़ाम्स और एनटीपीसी, रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम्स से रिलेटेड डेली अपडेट आ रही है इनकी। चलिए गुप्त काल देखते हैं हम। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य, जो गुप्त साम्राज्य था
उसमें जो उसको है वो भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता था। जो चौथी शताब्दी ईस्वी के बाद गुप्त साम्राज्य का जैसे ही उद्भव हुआ तो उसको भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम युग। आरंभिक गुप्त काल था, उसके अंदर जैसे बौद्ध थे और बौद्ध की जो वास्तुकला थी उसकी परंपराएं थी वो काफ़ी रूप से कंटिन्यू रही थी। उसके बाद देखेंगे मंदिरों की वास्तुकला थी उत्तरवर्ती गुप्त काल में, जो हिंदू शासकों के संरक्षण के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। जैसे हमने मंदिरों की वास्तुकला की जो शैलियाँ थी वो हमने बताया था कि कल हम देखेंगे इनको। तो ये जो शैलियाँ थी ये काफ़ी इनका संरक्षण हुआ था और ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। इन मंदिरों इस अवधि में मंदिरों की वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंच गई, यानी कि इनका जो निर्माण था वो काफ़ी हुआ था। बौद्ध और जैन कला भी गुप्त काल में जो काफ़ी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसके बाद देखते हैं मुख्य रूप से उत्तरवर्ती गुप्त शासक। जो उत्तरवर्ती गुप्त शासक था वो ब्राह्मण धर्म के काफ़ी संरक्षक थे, क्योंकि वो जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के काफ़ी जो संरक्षक थे। फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों का अनुकरणीय सहिष्णुता का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने जैसे हम देखते हैं कि मुगल जो शासक आए थे उन्होंने क्या किया था कि अपने धर्म के प्रचार के लिए दूसरे धर्म थे जैसे हिंदू सिख और जो जैन बौद्ध, इन सभी धर्मों को दबाने की कोशिश की थी। लेकिन इस समय जो गुप्त काल था इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंदर इन्होंने जो अन्य धर्म थे उनको भी कहा कि आप अपना जो है प्रचार प्रसार करो, अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था है उसको जताओ। और इन्होंने भी जो गुप्त काल के जो शासक थे इन्होंने भी अपने जो धर्म के प्रति अपनी काफ़ी जो आस्था जताई थी, इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर उनका संरक्षण किया था। इस काल में भारत के उत्तरी और मध्य भाग में विष्णु, जैसे उत्तरी और मध्य भारत का जो हिस्सा है उसके अंदर जो विष्णु की पूजा जैसे विष्णु से संबंधित उन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया। और दक्षिणी भाग था उसके अंदर मुख्य रूप से जो भगवान शिव है उनको जैसे मूर्तियाँ और उनसे संबंधित वो पूजा की जाती थी। और पूर्वी भारत के का जो भाग है और जो मालाबार समुद्री तट है और जो दक्षिण पश्चिम का भारत का एरिया है उसके अंदर शक्ति या 3 मुख्य देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। अब जो गुप्त वास्तुकला है उसको देखते हैं। गुप्त वास्तुकला के अंदर में मुख्य रूप से गुफाएं मिली है। गुफाओं को हम देखेंगे काफ़ी विस्तार से कि हमें यहाँ से कौन कौन सी गुफाएं मिली है। अजंता की, एलोरा की गुफाएं और भी इसके अलावा जूनागढ़ की, और जो हम आगे उनको देखेंगे। गुप्त काल के दौरान गुफाओं का वास्तुशास्त्रीय विकास निरंतर रहा, तो यानी कि गुफाओं का निर्माण कार्य वो कंटिन्यू रहा था। तथापि गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्रों का प्रयोग एक अतिरिक्त विशेषता बन गई थी, क्योंकि जैसी गुफाओं का निर्माण कार्य वो उनका चल रहा था उसके साथ ही जो दीवारों के ऊपर जो चित्र बनाने की जो उनके नमूने बनाते थे, दीवारों के ऊपर नक्काशियाँ करते थे, तो वो उनकी क्या एक विशेषता हो गई थी उनकी कि वो एक विशेष प्रकार से उनको बड़ी सुंदर और सुशील तरीके के साथ जो दीवारों की सजावट करते थे। और इसकी जैसे उदाहरण देखते हैं तो अजंता और एलोरा की गुफाओं में हम देख सकते हैं। अब देखते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट वोगोरा नदी के किनारे स्थित है। और ये कौन सी पर्वतमाला में है, ये ज्योग्राफी का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सह्याद्री जो पर्वतमाला है उसको काट कर ये बनाई गई थी। तो इसके अंदर एलोरा की गुफाएं है, ये 29 गुफाओं का समूह है, 29 गुफाओं की एक श्रृंखला है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के नज़दीक है, तो ये है वघोरा नदी के किनारे। और उसके बाद देखते हैं तो ये किस पर्वतमाला श्रेणी के अंतर्गत अंतर्गत आती है, तो ये जो सह्याद्री हमारी जो पर्वतमाला श्रृंखला है उसके अंतर्गत आती है। और ये 29 गुफाओं का समूह है। ये देख लीजिए इस तरह से काफ़ी इनकी जो सजावटें की जाती थी इन गुफाओं की। और जैसे ये हमने देखा था कि ये 29 गुफाओं का समूह था।
तो इनमें से जो 25 गुफाएं थी उनका आवास के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि 4 अन्य गुफाएं थी उनका चैत्य या प्रार्थना स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि मंदिर या इत्यादि जो अलग से जो भवन बनाए जाते हैं प्रार्थना के लिए, भजन कीर्तन के लिए आज के समय में, उसी प्रकार उस समय जो प्रार्थना के लिए अलग से ये जो 4 गुफाएं थी इनको रखा गया था। जो शेष 25 थी उसके अंदर वो निवास करते थे। इन गुफाओं का संभवतः जो इनका विकास है वो हुआ था 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के बीच में हुआ था। अजंता की गुफाओं को वाकाटक राजाओं के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चित्रित किया गया था। जो अजंता की गुफाएं थी इनके ऊपर जो चित्रण या नक्काशी की गई थी वो जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने की थी, और इन भिक्षुओं का संरक्षण, इन गुफाओं का संरक्षण की जिम्मेवारी वाकाटक के राजा थे उन्होंने ले रखी थी। इन राजाओं में हरिसैनिक प्रमुख राजा थे। जो हरिसेन राजा हरिसेन, ये हरिसेन है, हरिसेन है, ये एक प्रमुख राजा थे जिन्होंने इनका जो बढ़ चढ़कर इसके अंदर अपना योगदान दिया था, इनको बढ़ चढ़कर इनका संरक्षण किया था। इन गुफाओं में बनाए गए चित्रों को फ्रेस्को चित्रकारी या फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक का प्रयोग कर निर्मित किया गया था। तो ये जो चित्रकारी थी ये फ्रेस्को चित्रकारी के नाम से एक तकनीक है, तो उसके तकनीक के द्वारा इनको बनाया गया था। प्रकृतिवाद का विशेष रूप से प्रदर्शन करते हैं। तो ये क्या है कि ज़्यादातर जो पेंटिंग्स बनाते थे, जो नक्काशियाँ करते थे वो प्राकृतिक होती थी, जैसे किसी पशु की, किसी जानवर की, किसी पेड़ों की। इस प्रकार से वो जो अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करते थे। इन इन इसके अंदर जो ये पेंटिंग बनाते थे उसके अंदर जो रंग भरते थे, उनको जो कलर किया जाता था वो वनस्पति या खनिजों से उनका, जैसे हम देखते हैं खनिजों में जैसे कोयला, वनस्पतियों में जैसे पेड़ पौधों की पत्तियों का रस निकाल के उसका रंग बनाकर उसका इस्तेमाल ये लोग करते थे। इस चित्रकारी की सारी रूपरेखा लाल रंग से, इनमें ज़्यादातर कौन सा रंग उपयोग करते थे, ये लाल रंग। और जो अतिरिक्त उसके अलावा इसके अंदर जो आंतरिक भाग के अंदर उसके अंदर रंग भरा जाता था, आंतरिक भाग में रंग भरते थे। और उसके अलावा इनमें जो नीला रंग है इसकी अनुपस्थिति देखी जाती है। जो इसके अंदर जो इसकी जो गुफा संख्या 16 है उसकी उसकी जो वास्तुकला है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। चित्रकारी है इसके अंदर नीले रंग की अनुपस्थिति देखी जाती है। गुफा संख्या 16 वास्तुकला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है। सामान्य रूप से ये चित्राएं जो ये इनकी जो चित्रकारियाँ थी ये बौद्धवाद पर आधारित थी, यानी कि ये बौद्ध भिक्षु थे तो इन्होंने अपने जो धर्म का प्रचार प्रसार या उनसे रिलेटेड जो उनसे संबंधित जो भी ये देखते थे उनके उनका प्रभाव, बौद्धवाद का प्रभाव है, ये इनके ऊपर देखा जाता है। इनमें बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को चित्रित किया है। इन्होंने जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो जीवन है, उनकी जो जीवन की जो शैली रही थी, उनकी जो जीवन का जो कार्यकाल रहा था उससे संबंधित, जैसे उन्होंने उसके बारे में जो इनको जो भी जानकारी थी तो उन्होंने इनको जो पेंटिंग्स और चित्रकला और नक्काशी के माध्यम से इन्होंने जो गुफाएं थी उनकी दीवारों पर उतार दिया था। उनकी जातक कथाओं को भी उन्होंने चित्रित किया था। उन्होंने कौन कौन से उपदेश दिए आदि। 29 गुफाओं में से 5 गुफाएं बौद्ध धर्म या हीनयान अवस्था के दौरान निर्मित की गई थी। जैसे बौद्ध धर्म के हम दो भाग देखते हैं, एक हीनयान और एक महायान। तो हीनयान के समय इनमें से 5 गुफाएं थी जिनका हीनयान के समय में जो निर्माण हुआ था, और शेष जो 24 गुफाएं थी वो महायान अवस्था के दौरान इनका निर्माण हुआ था। अजंता की गुफाओं के संबंध में चीनी यात्री फायान और ह्वेनसांग की यात्रा विवरण से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो चीनी यात्री आया था, एक तो फायान आया था और एक ह्वेनसांग, ये हैंसवांग नहीं है, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। तो इन्होंने जो अपनी यात्रा का वृतांत लिखा था उनके अंदर जो अजंता की गुफाएं हैं उनसे संबंधित हमें उनकी उसकी यात्रा की वृतांत से, यात्रा विवरण से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है।
बुद्ध का महा परिनिर्वाण की मूर्तियाँ, जो महात्मा बुद्ध थे उनके जो महापरिनिर्वाण की जो मूर्तियाँ थी वो, और नागराजा और उनकी पत्नी की मूर्तियाँ अजंता की गुफाओं की कुछ प्रमुख मूर्तियाँ हैं। एलोरा की गुफाएं, तो अजंता की गुफाएं देख ली हम, अब देखते हैं एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह लगभग अजंता की गुफाओं से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं ये 34 गुफाओं का समूह है। और उसी प्रकार हमने देखा था कि जो अजंता की गुफाएं थी वो 29 गुफाओं का समूह था। इसमें जो 17 गुफाएं हैं वो ब्राह्मण थे उनसे संबंधित थी। जो एलोरा की गुफाएं हैं इसके अंदर 17 गुफाएं ब्राह्मणीय धर्म से संबंधित है, और 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 5 जैन धर्म से संबंधित है। 5वीं से जो 11वीं शताब्दी थी उस 5वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी में इनका जो निर्माण हुआ था, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के जो शिल्पी संघ थे उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया था। विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के शिल्पी संघों द्वारा इनका निर्माण किया गया था। अजंता की गुफाओं की तुलना में एलोरा की गुफाएं नवीन है। तो अजंता की गुफाएं वो एलोरा की गुफाओं से पुरानी है, एलोरा की गुफाएं हैं ये नवीनतम है। हिंदू और बौद्ध गुफाओं का निर्माण गुजरात का निर्माण मुख्यतः राष्ट्रकूट वंश द्वारा किया गया था। जो हिंदू और बौद्ध धर्म की जो गुफाएं हैं इनका निर्माण जो राष्ट्रकूट वंश था उसके संरक्षण के अंदर इनका जो निर्माण कार्य किया गया था। और वहीं हम देखते हैं जैन धर्म से संबंधित जो गुफाएं थी वो जो यादव राजवंश था उसके संरक्षण में यादव राजवंश के था, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। जो एलोरा की प्रमुख गुफाएं हैं वो देखते हैं हम। विश्वकर्मा गुफा, जो विश्वकर्मा गुफा है इसे बढ़ई गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ क्या इसके बारे में मैं और पॉइंट बता देता हूँ। बुद्ध ने यहाँ धर्मचक्र जो महात्मा बुद्ध है वो अपने धर्मचक्र मुद्रा में विराजमान है। धर्मचक्र धर्मचक्र मुद्रा, इसमें ये क्या है, विराजमान है। और उनकी पीठ के ऊपर जो बोधि वृक्ष है वो उकेरा गया है, जिसे उनको जो महात्मा बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिस वृक्ष के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो चित्रकला के माध्यम से जैसे उनके पीछे वो वृक्ष दिखाया गया है, और ये अपने धर्मचक्र मुद्रा में एक साधना की अवस्था में ये लीन है, ये दर्शाया गया है। और एक गुफा है तीन ताल, यह सबसे बड़ी मठ आवासीय गुफा है। यह सबसे बड़ी मठ आवासीय गुफा है, और यह 3 मंजिला है। तीन ताल क्या है, 3 मंजिला। 3 मंजिला है। और इसके बाद एक गुफा है रावण की खाई, रावण की खाई के नाम से ये एक गुफा है। और एक है दशावतार मंदिर गुफा। और उसके बाद देखते हैं हम कैलाश मंदिर गुफा, जो भगवान शिव को समर्पित है। राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण फर्स्ट थे, उनके संरक्षण में इसका निर्माण किया गया था। और ये गुफाएं हैं, ये चट्टानों को काटकर जो है बनाई गई थी, ये केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई थी। जो कैलाश मंदिर गुफा है ये सिर्फ एक चट्टान को काटकर उसको जो है उसके अंदर गुफा का निर्माण किया गया था। और इसके अंदर जो रावण है, कैलाश मंदिर गुफा, इसके अंदर रावण को कैलाश पर्वत को उठाते हुए दर्शाया गया है। कैलाश पर्वत के ऊपर जो भगवान शिव और पार्वती जी बैठी हैं, और उनके नीचे जो रावण है वो उस पर्वत को उठा के उनको हिलाते हुए दर्शाया गया है इस जो गुफा के अंदर जो चित्रकारी है उसमें। आप ये इस फोटो में देख सकते हैं।
आप इसमें देख सकते हैं कि रावण को है, ये जैसे रावण है और ऊपर ये भगवान शिव और पार्वती जी बैठी हैं और इसको रावण को ये पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है। उसके बाद एक है धूमर लेना के नाम से, धूमर लेना। एक है रामेश्वरम मंदिर गुफा, धूमर लेना गुफा, रामेश्वर मंदिर गुफा। और उसके अलावा दो प्रसिद्ध गुफा है जैन धर्म से संबंधित, वो है इंद्र सभा गुफा और जगन्नाथ सभा गुफा। उसके बाद देखते हैं हम बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं, जो बाघ की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश के जो थार जिला है, जो धार जिला है उसके अंदर बाघिनी नदी के तट पर स्थित है। और ये 5वीं और 6वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था। और बाकी गुफाएं हैं, ये 9 गुफाओं का समूह है, 9 गुफाओं का समूह है। और ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। वास्तुशास्त्रीय रूप में जैसे हम इनकी जो वास्तुकला देखते हैं तो इनकी जो समानता है वो अजंता की गुफाओं से काफ़ी मिलती जुलती है। ये जो गुफाएं हैं ये अजंता की गुफाएं हैं, उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। सबसे महत्वपूर्ण जो बाघ की गुफाएं हैं इसके अंदर है रंगमहल। और जो बाघ की गुफाओं में जो भित्ति चित्र थे, दीवारों के ऊपर जो चित्रकला थी वो आध्यात्मिक न होकर भौतिकवादी है। आध्यात्मिक और भौतिकवादी इसके अंदर अंतर है। जैसे आध्यात्मिकवादी तो वो हो गए जो आंख मूंद कर जो एक धर्म पर विश्वास करते हैं, किसी बात के ऊपर विश्वास करते हैं। भौतिकवादी है ये जो है उसका प्रमाण मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि ये चीज़ हुई है तो कैसे हुई है, क्यों हुई है। तो ये क्या थे, ये भौतिकवादी थे, जैसे वैज्ञानिक विचारधारा कह सकते हैं हम। उसके बाद है जूनागढ़ गुफाएं। ये गुजरात के जूनागढ़ में स्थित बौद्ध गुफाएं हैं। और ये प्रार्थना स्थल के सामने 30 से 35 फीट ऊंचे नगर दुर्ग की स्थिति है। जैसे इसके अंदर जो प्रार्थना स्थल है उसके सामने जो नगर दुर्ग की स्थिति है जिसे ऊपरकोट कहते हैं। उसके बाद है मंडपेश्वर गुफाएं। मुंबई के निकट बोरीवली में ये जो मंडपेश्वर गुफाएं हैं ये स्थित है। इन्हें मोंटपेरिर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मोंटपेरिर गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गुप्त काल में ब्राह्मण गुफा के रूप में विकसित किया गया था। तो जो मंडपेश्वर गुफाएं हैं इनका निर्माण जो ब्राह्मणों के लिए मुख्य रूप से इनका जो विकास किया गया था, लेकिन बाद में ये ईसाई गुफा के रूप में परिवर्तित हो गई थी। तो बाद में ये जो ब्राह्मण गुफाएं थी ये ईसाई गुफा में परिवर्तित हो गई थी। और इसके जो अवशेष मिले हैं उसके अंदर जो नटराज, सदाशिव और नारीश्वर की मूर्तियां मिली है। चर्च और समाधि स्थल समाधि क्षेत्र गुफा के पूर्ववर्ती भाग में है। चर्च और समाधि का क्षेत्र है वो गुफा के पूर्व के भाग में स्थित है। उसके बाद देखते हैं उदयगिरी गुफा। एक उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं ये उड़ीसा में स्थित है, लेकिन ये हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये उदयगिरी गुफाएं मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के विदिशा में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 5वीं शताब्दी में ईस्वी के प्रारंभ में ये जो है इनका निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दीवारों की पर जो मूर्तियां हैं उसमें विष्णु के सूअर अवतार की मूर्ति है और प्रारंभिक हिंदू धर्म से संबंधित जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं हमें। ये जो वराह अवतार है विष्णु जी का, सूर्य अवतार जिसे कहते हैं, वो ये है। इसकी ये इस तरह की जो नक्काशियाँ की गई थी उसके ऊपर वो हमें इसके अवशेष के रूप में मिलते हैं। और उसके अलावा जो सिंह है, शिव है और नरसिंह यानी कि अर्ध सिंह अर्ध नर, जो विष्णु जी का जो एक अवतार है नरसिंह अवतार, जिसके अंदर वो आधे शेर के जैसे हैं और आधे जो नर है उसके जैसे दिखते हैं, तो ये उनका अवतार है। ये वराह अवतार है जिसके अंदर ये वराह अवतार है, ये सूर्य अवतार नहीं है, ये वराह अवतार है जिसके अंदर उनका जो धड़ का हिस्सा है वो सिंह की तरह दिखता है और नीचे का हिस्सा जो है नर की तरह दिखता है। और एक जो मूर्ति मिली है वो हमें नारायण जी की मूर्ति मिली है, जिसमें के अंदर हम देखते हैं कि विष्णु जी है वो विश्राम कर रहे हैं, विश्राम करते हुए विष्णु जी की मूर्ति। और स्कंद को गुफा समर्पित थी ये गुफाएं। उसके बाद हम देखते हैं चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई थी वो टॉपिक। उसमें देखते हैं एक एलिफेंटा की गुफाएं हैं।
एक है एलिफेंटा की गुफाएं। जो एलिफेंटा की गुफाएं ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व बनाई गई थी, ये महाराष्ट्र में है। और ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये शिव को समर्पित थी, शिव को समर्पित, भगवान शिव है उनको समर्पित थी। और इनके अंदर जो मंदिरों का संग्रह है वो मिलता है, और इसे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया था। ये है विश्व यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है एलिफेंटा की गुफाएं। उसके बाद देखते हैं बाजा की गुफा। बाजा की गुफा है, ये दूसरी शताब्दी में बनाई गई थी, ये महाराष्ट्र में। इसके अंदर जो तब महिलाएं हैं वो तबला बजाती हुई है, और तबला बजाती हुई महिलाओं की पत्थर की नक्काशी की गई है। इसके अंदर दर्शाया गया है नक्काशी में कि जो महिलाएं हैं वो तबला बजा रही हैं, और ये दूसरी शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था, ये महाराष्ट्र में है। और एक है कार्लो की गुफा, कार्ला की गुफा। ये दूसरी से 5वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था, ये भी महाराष्ट्र में है, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक है बेडसे की गुफा। ये 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में इनका निर्माण किया गया था, ये महाराष्ट्र में है, और ये भी बौद्ध परंपरा की है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी 2 प्रमुख गुफाएं हैं, चैत्य और विहार। उसके बाद देखते हैं हम जोगेश्वरी की गुफा। जोगेश्वरी की गुफा, जोगेश्वरी की गुफा है, इसका निर्माण 520 से 550 ईस्वी के अंदर जो है इनका निर्माण कार्य किया गया था, और ये महाराष्ट्र में है। और ये महायान बौद्ध धर्म है उसकी वास्तुकला को दर्शाता है। और साथ ही जो इसकी दीवारें हैं उसके ऊपर हनुमान, जो दत्तात्रेय, हनुमान और गणेश जी की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं, उसके ऊपर उनकी नक्काशी की गई है। उसके बाद देखते हैं हम कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा है, ये 1ली से 10वीं शताब्दी ईस्वी में इनका निर्माण कार्य किया गया था, और ये कहाँ है, महाराष्ट्र में। और इनकी एक स्थिति और देखते हैं तो ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों में बौद्ध मूर्तियां, दीवारों पर बुद्ध और बोधिसत्वों की ऊपरी नक्काशियां। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, ये वर्तमान में वहाँ पर स्थित है। वो इसके जो हमें अवशेष मिलते हैं वो देखते हैं कि दीवारों पर बुद्ध और बोधिसत्वों के उभरी हुई जो नक्काशियाँ की गई है। उसके बाद देखते हैं वराह गुफा। जो वराह गुफा है ये 7वीं शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था, ये है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। ऊपर हमने जो देखी थी 4-5 वो सारी की सारी महाराष्ट्र में है। अब हम देखते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में है वराह गुफा मंदिर, और इसका निर्माण है ये 7वीं शताब्दी में किया गया था। इसमें जो है इसकी एक और प्रमुख बात है, इसमें जो भूदेवी को उठाते हुए वराह के रूप में विष्णु की उभरी हुई जो नक्काशी है वो हमें मिलती है। और उसके बाद हम देखते हैं 1984 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया था, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल। और इसको कब किया गया था, 1984 में। चितानवासल गुफा, एक ये है चितानवासल गुफा। चितानवासल गुफा है, इसका निर्माण है ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व किया गया था, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 900 ईस्वी तक। तो ये, और ये कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में है। चितानवासल गुफा कहाँ पे है, तमिलनाडु में। इसका निर्माण 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी तक किया गया था, और ये है जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद हम देखते हैं एहोल गुफा। एहोल गुफा है, ये 6वीं से 12वीं शताब्दी तक जो है इसका निर्माण कार्य किया गया था, और ये कर्नाटक में है। इसके अंदर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के इसके अंदर मंदिर है वो मिलते हैं। उसके बाद में देखते हैं बादामी का गुफा मंदिर। बादामी का गुफा मंदिर 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक कर्नाटक के मालप्रभा नदी घाटी में इसका निर्माण किया गया था। बादामी गुफा अभिलेख, ये इसका निर्माण है, ये 6ठी से 8वीं शताब्दी तक ईस्वी तक इसका जो निर्माण किया गया था, और ये कहाँ है, कर्नाटक में, और मालप्रभा नदी घाटी के अंदर ये स्थित है। इसके अंदर हिंदू जैन गुफा मंदिर मिलते हैं। हमने जो एहोल गुफा देखी थी उसमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के थे, लेकिन जो बादामी गुफा है इसके अंदर हिंदू और जैन है, इनके गुफा मंदिर है वही देखने को मिलते हैं। और इनका निर्माण कार्य ये 6वीं से 8वीं शताब्दी में जो चालुक्य साम्राज्य उसके द्वारा करवाया गया था, और ये भी जो यूनेस्को की जो साइट्स है उसके हेरिटेज साइट्स है उसके अंदर शामिल कर ली गई है। भीमबेटका गुफाएं हैं, ये 15,000 वर्ष पुरानी है।
और ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके अंदर जो है 750 शिलाश्रय हैं, शिलाश्रय। और 550 मिलियन वर्ष पुराना डिंकी सोनिया जीवाश्म मिला है यहाँ से, डिंकी सोनिया जीवाश्म। और ये भीमबेटका गुफाएं हैं, इनके अंदर ये दर्शाया गया है कि मानव जीवन की का जो शुरुआती है दौर था वो कैसा रहा था, और शुरुआत के जो मानव जीवन के जो निशान थे वो यहाँ से मिले हैं। और यहाँ से पाषाण युग के प्रमाण भी मिले हैं भीमबेटका गुफाओं से। उसके बाद हम देखते हैं सोन भंडार गुफा। सोन भंडार गुफा ये 3री और 4थी शताब्दी में इनका निर्माण किया गया था। ईसा पूर्व 3री या 4थी शताब्दी ईसा पूर्व इनका निर्माण किया गया था। और ये कहाँ है? ये बिहार में है। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं हम बराबर की गुफाएं। जो बराबर की गुफाएं हैं 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व इनका निर्माण किया गया था। और ये कहाँ है? ये बिहार में है। और बराबर की गुफाएं हमने जब हम अशोक का जो समय पढ़ रहे थे, उस समय के अशोक के समय की वास्तुकला पढ़ रहे थे, उस समय में हमने देखी थी। तो यहाँ से क्या क्या मिले हमें? अशोक के अभिलेख बने हैं, अभिलेख मिले, प्राप्त हुए हैं हमें। आजीविक संप्रदाय के लोग जो इसमें निवास करते थे, जो कि तपस्वी थे, वो इसका जो भीमबेट ये जो बराबर की गुफाएं हैं इनका प्रयोग करते थे। और बराबर की गुफाएं ये 4 गुफाओं का समूह है। कितनी गुफाओं का है ये? 4 गुफाओं का समूह है। एक और जो इसके अंदर गुफाएं हैं उनका नाम देख लेते हैं। जो 4 गुफाएं कौन कौन सी है? एक तो लोमस ऋषि की गुफा है, एक सुदामा गुफा है, एक विश्वकर्मा गुफा है, एक कर्ण चौपार गुफा है। और बोध गया से ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद देखते हैं स्तूप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमने जो गुफाएं थी वो देख लिए। बराबर की गुफा, सोन भंडार गुफा, भीमबेटका गुफा, बादामी गुफा, एहोल अभिलेख, एहोल जो गुफा थी, चितानवास सल गुफा, वराह गुफा मंदिर, कनेरी की गुफा, जोगेश्वरी की गुफा, बेडसे की गुफा, कारला की गुफा, बाजा की गुफा, एलिफेंटा की गुफा। और उसके अलावा हमने देखी थी पहले उदयगिरी की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, मंडपेश्वर की गुफाएं जो कि मुंबई के निकट स्थित है, महाराष्ट्र में। जूनागढ़ की गुफाएं जो कि गुजरात में है। बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं। इस प्रकार हमने कई सारी गुफाएं देखी। अब हम देखते हैं स्तूप। जो गुप्त काल के दौरान स्तूपों का निर्माण कम हो गया था। वहीं हमने देखा था मौर्योत्तर काल था, उसके अंदर जो स्तूपों का निर्माण था वो काफ़ी चरम सीमा पर पहुंच गया था। वहीं हम देखते हैं कि जैसे ही गुप्त काल आया तो स्तूपों का निर्माण है ये काफ़ी हद तक कम हो गया। बनारस के पास सारनाथ का दामेक स्तूप गुप्त काल के समय के विकसित स्तूपों का एक उदाहरण है। इनका जो निर्माण कार्य कम हो गया था, बंद नहीं हुआ था। तो देखते हैं कि बनारस के पास एक सारनाथ में जो हमें स्तूप मिला है, दामेक स्तूप, तो ये जो गुप्त काल के समय का है। और ये ऐसे जैसे सारनाथ के अंदर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उसकी ओर ये संकेत कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मूर्तियाँ। गुप्त काल के दौरान सारनाथ के आसपास मूर्तिकला की एक नई शैली विकसित हुई, जिसमें क्रीम रंग के बलुआ पत्थर और धातु का प्रयोग किया गया था। जो मूर्तिकला जैसे सारनाथ के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ पे जो मूर्तिकला की एक नई शैली विकसित हो गई थी, जिसके अंदर विशेष रूप से जो पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, बलुआ पत्थर थे और उनका रंग क्रीम क्रीम रंग था। और वहीं हम देखते हैं कि जो इस शैली के अंदर जो मूर्तियाँ थी वो विशुद्ध रूप से वस्त्र पहने हुए थी, उसमें किसी प्रकार की नग्नता को नहीं दर्शाया जाता था। और इसके उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी हमें बुद्ध की ताम्र मूर्ति, जो लगभग 7.5 फीट ऊंची थी। और इसके अंदर जो बुद्ध के सिर के चारों ओर आभामंडल को अलंकृत किया गया है, बड़े ही इसको सुंदर तरीके से सजाया गया है। तो हम वो मूर्ति देख लेते हैं कौन सी है। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है ये खत्म हो गया है। ये है सुल्तानगंज बुद्ध की मूर्ति। ये लगभग 7.5 फीट ऊंची है। और हम कल मंदिरों की वास्तुकला को देखेंगे। कल हम कौन सा टॉपिक करेंगे? जो मंदिरों की वास्तुकला है, जिसके अंदर उसके जो 5 चरण थे।
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम चरण, ये 500 चरण कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ। मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ कौन कौन सी थी? नागर शैली, द्रविड़ शैली, नायक शैली, वेसर शैली, होयसाल शैली और विजयनगर शैली। ये जो हमें ये जो शैलियाँ हैं हम ये देख लेंगे कल के इस टॉपिक में। मंदिर वास्तुकला इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो वास्तुकला की जो मंदिर की शैलियाँ हैं, इनकी जो ये अलग अलग पूरी डिटेल से हम इनको करेंगे। जो इनके अंदर आगे भी इनके सब पार्ट्स हैं, जैसे उड़ीसा शैली, उप शैलियाँ हैं जो इनकी नागर शैली है, नागर शैली में उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली, सोलंकी शैली। और जो दक्षिण भारत के अंदर जो वास्तुकला थी मंदिरों की, उसके अंदर महेंद्र समूह, नरसिंह समूह, राज सिंह शैली, नंदीवर्मन शैली। तो इस प्रकार से हम ये जो टॉपिक है इसको पूरे विस्तार के साथ हम करेंगे। तो हम कोई जल्दबाजी नहीं है। तो डेली जैसे एक वीडियो आ रही है हमारी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, इसके अलावा जो एनटीपीसी है उससे रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, एचएसएससी से रिलेटेड, एचएससी में जो सीईटी का एग्ज़ाम है इसकी एग्ज़ाम डेट भी जल्दी, वैसे तो आ गई है, जुलाई में है शायद, जून या जुलाई में। तो उसके अलावा इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक मैंने मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, जिसमें इंडिया जीके, साइंस, हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो। तो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी हमने 5000 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है। कितनी? 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। उसमें लगभग 1000 के आसपास क्वेश्चन हो गए हैं। और एक हर रोज़ एक वीडियो आती है। उसके बाद हम कुछ अलग से किसी विशेष टॉपिक के ऊपर हम वीडियो जैसे उसकी बनाएंगे इंडिया जीके की, कोई एक ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर हम डिटेल से हम उसको करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के पास शेयर कर देना और चैनल है हमारा इसको सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।